हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के पूरे पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। ये आपका मॉडल पेपर है, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले इस पेपर को आपने देख लिया तो 100% आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और पेपर में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से लिखना है और लगभग इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन का, तो पहला क्वेश्चन आपका है पहले का क। जैसा कि आप जानते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन भी ऐसे ही ऑप्शनल आएगा, तो उसे जो आंसर होगा सीधे रफ वर्क करके आपको आंसर लिख देना होता है। जैसे पहला है निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या का युग्म है, तो इसमें ऑप्शन आपका सेकेंड होगा 18 और 25। ऐसे नंबर जो सह अभाज्य हो यानी सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है। अगर ख की बात करें द्विघात समीकरण 3x² - 4x कि मूलों का गुणनफल है, तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और इसका फार्मूला क्या होता है वो c/a। तो यहाँ c की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू 3 है, तो 0/3 यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को MCQ है तो पूरा डायरेक्ट आंसर मैं दे रहा हूँ। बाकी जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पूरे डिटेल में सॉल्व कराया जाएगा, तो बने रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ग जो है, समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, बिल्कुल सही है। संगत कोण बराबर है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त में से दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे ग का ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त में से तीनों सही, ऐसे एग्जाम में लिखना रहेगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन जो घ है cos 60 cos 30 और sin 60 इंटू साइन 30 का मान होगा। माइनस में मतलब है cos 60 इंटू cos 30 माइनस sin 60 इंटू साइन 30। इसे जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। cos 60 की वैल्यू क्यों, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है जो अंग की बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य होता है, बहुलक होता है और माध्यिका होता है। तो इसमें से आपका कौन सा नहीं है, इसमें से आपका सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 4 जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, यानी कि क्या हो जाएगा मानक विचलन, यानी अंग का होगा मानक विचलन जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अगला क्वेश्चन अंग जो लास्ट ऑप्शनल आपका है, दो बिंदुओं -a0 तथा 0-8 इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आपको याद होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये फार्मूला जब लगाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा आ जाएगा -4,4। ठीक है। तो ये तो थे ऑप्शन वाले क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको कॉपी पेज पे अच्छे से सॉल्व करके बताएगा, या आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देंगे और सॉल्यूशन आप देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला क्वेश्चन यानी दूसरे का क देखेंगे। दूसरे का क कह रहा था, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 का विघटकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्राकृतिक बताइए। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0। चूंकि ये द्विघात समीकरण तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पे। जैसे ही तुलना करेंगे a होता है x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो a b c यहाँ से मिल गया। तो हमें व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम तो हम जानते हैं d बराबर होता है b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b की वैल्यू -4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 4ac 4 × 2 × 3 16 - 24 तो कितना आ गया आपका -8 आ गया। और जब नेगेटिव आ गया तो इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, नो रियल रूट होंगे। ठीक है। अब ख पार्ट को देखेंगे। दूसरे का जो ख क्वेश्चन कह रहा है, यदि 15 cot A = 8 तो sin A और sec A निकालना है। तो 15 cot A = 8 हो गया है, तो 15 जब नीचे चला जाएगा cot A = हो जाएगा 8/15 और cot A
बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, आधार बटे लंब। अगर ए मानते हैं तो ये हो जाएगा बेस, और जिसको एंगल मानते हैं उसके सामने क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। और ये तो हमेशा जानते हैं त्रिशी भुजा जो होती है कर्ण होती है। अगर ए यहाँ लेते तो ये क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर और ए बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे h इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसकी सहायता से निकालेंगे हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब आसानी से निकाल लेंगे। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है 15 और कर्ण क्या है 17। सेक ये होता है कर्ण बटे आधार, तो 17 बटे के आगे 8। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया दूसरे का ख। अगर दूसरे के ग की बात करें, क्वेश्चन जो ग है कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग सेमी तथा 289 वर्ग सेमी है तो इनकी संगत भुजाएं बताइए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने दो ट्रायंगल बना लिया ए बी सी और पी क्यू आर। अगर आप जानते हैं संगत मतलब कि अगर दो भुजाएं समरूप है त्रिभुज, तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है आपस में क्या होता है बराबर। जैसे कह रहे हैं त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, तो इनके साइड का जो अनुपात यानी ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर और बी सी बाई क्यू आर का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एंड एक और नियम होता है जो त्रिभुज का पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है बराबर। तो इसलिए ए सी बट्टे पी आर भी लिख सकते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर का स्क्वायर, किसी एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 121 है और दूसरे का क्या है 289, ए बी बट्टे पी क्यू का स्क्वायर। तो स्क्वायर जब आप ट्रांसफर करते हैं तो दूसरे साइड की वैल्यू किस में हो जाती है, रूट में। तो ये हो गया अंडर रूट 121 बाई 289। 121 होता है 11 का वर्गमूल और 289 होता है 17 का। तो ए बी बट्टे पी क्यू इक्वल टू 11 इज टू 17, यानी उनके भुजाओं का जो अनुपात है कितना था 11 इंटू मतलब 11 संबंधे 17 का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दूसरे का घ यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक आपका 13 हो तो बंटन की माध्यिका बताइए। तो सबसे पहले आराम से पढ़ के जो दिया है लिख लेंगे। क्या दिया था, माध्यक 16 है, बहुलक 13 है, माध्यिका आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए माध्यिका क्या है, x है। हम जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्यक। 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणे माध्यक। अब इसी में वैल्यू को रखते जाइए। 3 गुणे माध्यक, माध्यक मान लिए x, बहुलक दे रखा है आपका 13 है और माध्य कितना है 16, तो 2 गुणे 16। तो 3 का x में करेंगे 3x, 13 प्लस 16 गुणे 2 यानी 32, 32 में 13 जोड़ेंगे 45, 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा 15, यानी आपका माध्यिका या माध्यक कितना हो जाएगा 15। माध्यिका को हम क्या कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। तो इस तरीके से दूसरे क्वेश्चन आपके पूरे सॉल्व हो गए। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो क है कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आपका आना ही है, चाहे अंडर रूट 3 के जगह पे अंडर रूट 2 दे दे, अंडर रूट 5 दे दे, मेथड सेम है, आपको मेथड सीखना है। ठीक है, और लिखने का तरीका। तो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसे विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। जैसे ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय है, तो मान लेंगे कि अंडर रूट 3 क्या है, परिमेय है, उसका उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी संख्या परिमेय है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p बाई क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3, नीचे 1 लिख सकते हैं। जहां ये भी बता देंगे p एवं q एक पूर्णांक है तथा p एवं q सह अभाज्य है। सह अभाज्य मतलब उनके कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक से ही, मतलब दोनों p और q किससे डिविजिबल होंगे, 1 से। तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें जब करेंगे तो p का 1 में होगा p और अंडर रूट 3 q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। कोई भी आए, अंडर रूट 2 आए, अंडर रूट 5 आए, सेम इसी मेथड से लगाएंगे। दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर, अंडर रूट 3 q का अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 q का स्क्वायर q। इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 3 है तो हमने p इक्वल टू 3a, मतलब p और q को छोड़ के एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। और ये जो रहता है, अगर अंडर रूट 2 है तो 2 रखते हैं, अगर अंडर रूट 3 है तो 3 रख रहे हैं। ठीक है, तो p इक्वल टू 3a कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में p इक्वल टू 3a रखने पे तो p के जगह पे 3a है, p स्क्वायर है तो 9a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 3a स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2, यानी फर्स्ट और सेकेंड से देख रहे हैं कि जो 3 है हमें क्या मिल रहा है,
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है, जो इस बात का विरोध करता है कि P एवं Q क्या है, सहभाज्य है। और यही तो पहले हमने माना था कि P और Q क्या है, सहभाज्य है, लेकिन यहाँ 3 क्या मिल जा रहा है, कॉमन फैक्टर। और सहभाज्य का मतलब होता है कि सिर्फ 1 से डिविजिबल हो। तो इस प्रकार से √3 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर जो भी क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट में एक बार पूछ सकते हैं या रिपीट करके देख लेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर तीसरे के क्वेश्चन नंबर ख की बात करें तो ये भी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + 8y ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल। तो सबसे पहले जो दिया था ax + 2y = 2, तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में सारे वैल्यू रखते हैं और राइट हैंड साइड में 0 रख कर देते हैं। तो ये प्लस को ट्रांसफर किए -0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा दे रखा था 8x + 8ay = 4, तो 8x + ay प्लस इधर आया -4 = 0। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो समीकरण 1 से a1 x का कोफिशिएंट a, b1 y का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट टर्म, तो ये आ गया c1 - 2। इसी प्रकार समीकरण 2 से a2 8 आ जाएगा, b2 a आएगा और c2 क्या आ जाएगा, -4। और चूंकि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा है कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो याद कर लेंगे कंडीशन आपको याद रखना है कि अगर अपरिमित रूप से अनेक हल कहता है तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 यानी तीनों आपस में जो रेशियो होता है बराबर होता है। तो बस a वैल्यू रख दीजिए, a/8 2/a -2/4। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। चाहे a/8 को 2/4 के बराबर करो, चाहे 2/a को इसके बराबर करो, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। तो मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया है। 2/a = 1/2, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a का 1 में होगा a और 2 2 जा 4। तो a की वैल्यू आपका यहाँ से क्या आ गया, इजिली 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे का घ और लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 38 सेमी और 8 सेमी है। शंकु के छिन्नक की त्रिभुजाएं। शंकु का छिन्नक मतलब एक शंकु को नीचे से अगर मतलब कहीं से काट देते हैं, उस शंकु का क्या बोला जाता है, छिन्नक। तो इस तरीके से बना है। एक रेडियस तो बड़ा वाला ही तो होगा, ऊपर का भाग 38 मान लेंगे, नीचे का क्या है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊंचाई दे रखी है 40 है, तिर्यक ऊंचाई, यानी ये वाली ऊंचाई आपको क्या करनी है, बतानी है। अगर फिगर आप बना एग्जाम में कोशिश जरूर करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो फिगर को ड्रॉ करें। तो R1 मान लेंगे, बड़ा वाला जो रेडियस है 38 सेंटीमीटर, छोटा वाले को 8 मान लेंगे, H 40 सेंटीमीटर, L = क्वेश्चन मार्क। तो अगर शंकु का छिन्नक है तो उसके में L निकालने का फार्मूला होता है √h² + R1 - R2 का होल स्क्वायर। तो h दे रखा था 40, R1 - R2 38 - 8, तो यहाँ 40 का स्क्वायर और 38 में 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 30। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900। तो 1600 और 900 जब जोड़ेंगे यहाँ पे तो L = 2500, तो 50 × 50 क्या हो जाएगा 2500। यानी आपका जो तिर्यक ऊंचाई है, साइलेंट हाइट है, वो कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन आसानी से आपके लगते जाएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रख के आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो क है आपके एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है, और पहला जो कॉन्सेप्ट आपने 10th में मैथ का पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 और 1032 का क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, स्टेप थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी था। तो आप क्या करते हैं, पहले स्टेप में लिखेंगे कि 272 जो है 1032 से बड़ा है। तो HCF में रूल यही होता है, बड़े नंबर को छोटे नंबर से भाग देते हैं। तो अतः 272 और 1032 पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पे तो साथ में डिवाइड करके भी दिखा देंगे कि कैसे आया। तो 272 में जब 1032 से भाग दिया गया, कितनी बार में हुआ है, 3 बार में, तो यहाँ पे बचा है 216। तो 1032 इसका गुणा इसमें करेंगे और ये जोड़ेंगे तभी तो आएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, a = BQ + R। यही तो होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब देखिए 272 से भाग देने पे शेषफल 0 नहीं आया,
अब क्या करते हैं, ये जो जिससे भाग दिए थे और जो शेषफल बचा, अब इन दोनों पे फिर से यूक्लिड डिवीजन यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। लिखेंगे 216 नॉट इक्वल टू 0। अब पुनः 272 और 216 पर यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो 272 को जब 216 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, आपका रिमाइंडर जो शेषफल है 56 बचेगा। फिर वही लॉजिक देंगे, क्योंकि जो 56 है 0 के बराबर नहीं है, अतः अब 216 और 56 पे फिर से यही नियम लगाएंगे। तो जब 216 में 56 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। आपका यहाँ पे शेषफल बचा 48, तो 56 बराबर लिखेंगे 48 गुणे 1 प्लस 8 यानी 48 इकन्नम 48 भाग दे के देख सकते हैं, और 8 जोड़ेंगे 56। फिर लिखेंगे शेषफल 0 नहीं हुआ। यही प्रोसेस देखना है कि किस नंबर पे शेषफल 0 आ जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा HCF। तो 48 को 8 से भाग देंगे, 8 6 के 48, शेषफल क्या बचेगा 0। तो जहां शेषफल 0 प्राप्त होता है लिखेंगे यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, अतः 272 और 1032 का जो HCF आ जाएगा क्या आ जाएगा 8। तो स्टेप थोड़ा बड़ा है, लेकिन आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसे करना है, और सबसे इजी क्वेश्चन था। 4 के क्वेश्चन नंबर 4 का जो ख है उसे अगर देखें तो ये आपके त्रिभुज से रिलेटेड एक क्वेश्चन था 2 नंबर का। तो इसे देखेंगे, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ADC बराबर क्या दिया है BAC। तो आपको सिद्ध क्या करना था, CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग दे दिया था, तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना था, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो देखेंगे दिया क्या है और को सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं, उसके बाद सिद्ध कर देते हैं। दिया था त्रिभुज ABC की भुजा, तो एक त्रिभुज बनाया गया था ABC, और BC पर एक बिंदु D, BC पे एक बिंदु D इस प्रकार से लिया गया है कि जो ADC है, ध्यान से देखेंगे ADC है वो किसके बराबर है BAC। क्यों, एक यहाँ पे भी एक यहाँ पे, मतलब ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है बराबर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। बहुत ईजी है, ध्यान से समझेंगे। हमने लिखा त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADC, यानी एक बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं और ADC छोटा त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज तो दे रखा है, एंगल BAC इज इक्वल टू ADC, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये तो पहले से दे रखा है। और दूसरा अगर हम देखें BCA और ACD, यानी ये जो एंगल है बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और छोटे वाले में, यानी कॉमन हो गया। तो हम लिखेंगे AA समरूपता से त्रिभुज ABC किसके समरूप होगा ADC से, और जब समरूप हो गया तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या हो गया इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से AC बाई BC और CD बाई AC का अनुपात आपस में क्या हो जाएगा इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आसानी से आपका प्रूफ हो जाएगा। AC का AC में करेंगे AC स्क्वायर, और CB को हम BC, मतलब CB है यहाँ BC है तो इसको CB लिख सकते हैं इंटू CD, और यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। तो AB आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का घ देखते हैं, क्योंकि चौथे का जो ग था वो एक रचना यानी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था। एक बार देख लेते हैं इसको। कह रहे 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 अनुपात में विभाजित कीजिए, दोनों भागों की माप लिखिए। तो ये कंस्ट्रक्शन का था, और कंस्ट्रक्शन में टोटल 4-5 ही क्वेश्चन थे। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। और बाकी आगे क्वेश्चन देखेंगे। घ कह रहा है यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, फर्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो cot थीटा दे दिया है क्वेश्चन में 7/8, इसकी सहायता से आपको क्या निकालना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ट्राइंगल बना के भी साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इजिली उससे भी हम लगा सकते हैं बिना बनाए। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। सेम नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है 7/8, तो रख दीजिए 7/8 का स्क्वायर। इजीली आ गया आपका क्या, 49/64। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर आप इत्मीनान से टाइम को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कई बच्चों का शिकायत होता है कि मुझे टाइम कम मिला और छूट गया क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन के भी टाइम को कम करके, मैनेजमेंट करके किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 5 का क, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने बताया था, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+1। कभी भी क्रमागत की बात आए तो x और x+1 लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार कह रहे दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, तो x का वर्ग और x+1 का वर्ग कितना है, इन दोनों का सम 365 के बराबर है। तो x का वर्ग x स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर जब करेंगे x स्क्वायर प्लस मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी इतना आ जाएगा इक्वल टू 365। x स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 2x था, प्लस इधर भेजेंगे माइनस 365 माइनस 1। इन दोनों में 2 कॉमन था, 2 जब कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस x बचेगा 364। सेम आपके बुक का ही क्वेश्चन है, 2 से काटेंगे 364 को, x स्क्वायर प्लस x बराबर कितना आ जाएगा 182। ये प्लस इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस, यानी x स्क्वायर प्लस 14x मतलब x माइनस 1 प्लस था तो 182। अब मिडिल पार्ट को ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 182 और सब्ट्रैक्ट करें x का कोफिशिएंट 1, तो 14 गुणे 13 करेंगे 182 आ जाएगा। 14 में से 13 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को हम तोड़ दिए 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन करेंगे तो x प्लस 14, इन दोनों में माइनस 13 कॉमन करेंगे तो x प्लस क्या आ जाएगा, क्योंकि e माइनस और e माइनस हो जाएगा प्लस 14। और फैक्टर का रूल होता है कि लास्ट में दोनों ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सेम। तो x प्लस 14 कॉमन करेंगे, यहाँ पे बचा x और यहाँ बचा माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको, तो x प्लस 14 इक्वल टू जब 0 लेंगे तो लिखते हैं यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 14 असंभव। इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनर बहुत खुश होगा। और राइटिंग वेटिंग आप ध्यान देंगे और अच्छे से लिखेंगे क्लियर तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। तो ये लिख देंगे, क्योंकि निगेटिव नंबर तो लेना ही नहीं है, हमें धनात्मक लेना है। यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, तो एक नंबर x यानी कि पहला 13, दूसरा x प्लस 1 तो दूसरा हो गया 14, यानी नंबर कितने हैं 13 और 14 हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ख है, कह रहा है कि बिंदु -4,6 बिंदु A -6, 10 और B 3-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसका फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया है। कह रहा है A एक पॉइंट था -6, 10 और B एक पॉइंट है 3, -8। यहाँ इस पे लाइन पे कोई बिंदु है -4,6, बताना है कि इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम k:1 मानते हैं। क्या मानते हैं, k:1। ये मेथड है, ये नियम है, आपको सॉल्यूशन में बताया गया था। तो x1 y1 इसे मानते हैं, x2 y2, और जो रेशियो इसे क्या मानते हैं आपका m1 m2। कई लोग m और n मानते हैं, m1 m2 मैं यहाँ पे लिया हूँ। फार्मूला हम जानते हैं x1 y1 तथा x2 y2 को m1 संबंधी m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो चूंकि अगर कुछ कहा नहीं है तो अंतः विभाजन का ही फार्मूला लेंगे, अगर जब तक कि बाह्य विभाजन कहेगा नहीं। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब इसमें ये जो होगा लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या होता है x, y के बराबर, और यही होता है x, y। ठीक है, तो ये 4-6 हो गया। m1 की वैल्यू k है, ऊपर से m1 की वैल्यू k, और फिर क्या है x2 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू यहाँ से -6 अपान k प्लस 1 यानी m1 प्लस m2। नीचे फिर m1 m2, m1 की वैल्यू k
और y2 की वैल्यू है -8, m2 की वैल्यू यहाँ से 1 है और y1 की वैल्यू 10 है। अब इसे जब सॉल्व हम करेंगे बाबू ध्यान से देखेंगे, इस वाले वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 3 का k में किए 3k प्लस -6 बाई k प्लस 1 -8k प्लस 10 बाई k प्लस 1। अब चाहे इस भुज को इस भुज के बराबर करिए, चाहे कोटि को कोटि के, किसी एक को बराबर कर लोगे वैल्यू आपका k का आ जाएगा और रेशियो हमें मिल जाएगा। तो 3k - 6 अपन k प्लस 1 इक्वल टू -4 के मैंने बराबर कर लिया, भुज को भुज के बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ किया गया है, 1 का किसी भी नंबर में करेंगे वही होगा, 3k - 6 और -4 का k में होगा -4k और प्लस 1 का -4 में होगा -4। ये माइनस इधर आया प्लस, यानी 3 + 4k -4 -6 था प्लस हो गया 6। अब 3 और 4 हो गया 7 के, 6 में 4 को घटाएंगे 2, 7 नीचे जाएगा 2/7, यानी अनुपात कितना आ गया 2:7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है, और शेयर भी जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है 5 का ग, कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि देखिए यहाँ पे मैंने फिगर बना दिया, एक गोला था जिसका त्रिज्या कितना था 4.2 सेंटीमीटर, इसे मेल्ट करके पिघला के एक बेलन का आकार दिया गया, क्या बनाया गया है, बेलन के रूप में ढाला गया है, जिसकी त्रिज्या 6 सेमी आपकी ऊंचाई बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब सोचिए 4 नंबर में इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो कितना अच्छा बात है। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि इसे ही तो पिघला के इसका बनाया गया है, और बेलन का आयतन होता है πr²h और गोले का आयतन होता है 4/πr³। तो कि दो अलग अलग रेडियस, इसलिए इसमें आर लिए, इसमें कैपिटल आर। पाई से पाई कट गया और ई आर क्या है बेलन का, तो आर क्या है 6 × 6 × h 4/3 और आर की वैल्यू है 4.2 × 4.2 × 4.2, क्योंकि क्यूब है। तो 3 से काटेंगे तो 1.4 आ जाएगा, यानी 14 × 3 = 42, एक अंक पे है तो एक अंक पे डेसिमल। फिर 6 से काटेंगे 6 0.7 बार में तो 42 आ जाएगा, फिर 6 से काटेंगे 0.7 पर 42। तो h = 4 × 1/4, 0.7 का 0.7 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.49 और ओवरऑल सबका मल्टीप्लाई जब कर देंगे h = आ जाएगा 2.744। पहले से मैं सॉल्व करके सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं तुरंत लिखता थोड़ा टाइम ज्यादा, वीडियो की लेंथ लंबी होती। तो कोशिश यही है कि कम से कम समय में आपको अच्छे से समझ आए और मेथड कैसे लिखा गया ये भी आप समझ सकें। ठीक है, तो चलते हैं 5वें के लास्ट क्वेश्चन घ पे। 5वें का घ आपका सांख्यिकी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कह रहा निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर निकालिए। क्या निकालना है, मीन, यानी कि माध्य निकालना है। तो मैंने सारणी यहाँ पे बना लिया है, साक्षरता दर लिख लिया गया है, और साक्षरता दर जब भी दिया होता है उसके तुरंत बाद हम क्या निकालते हैं, मध्यमान। मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ के, जैसे 45 + 55/2, दोनों को जोड़ के ये जोड़े हैं तो 100 को आधा किए हैं तो 50 आ गया है। कितना आ गया है, 50। तो इस तरीके से निकालते हैं मध्यमान, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं और एक निकालिए, बाकी इनके बीच का डिफरेंट देखिए, जोड़ते जाइए। 45 10 कितना होता है 55, तो 10 जोड़ते जाइए, 50 10 60 10 70 10 80 10 90 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तब भी वो आइएगा। तो एक निकाल के जो डिफरेंट होता है जोड़ लेंगे, मध्यमान हो गया। नगरों की संख्या ये आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, जिसे बारंबारता हम कहेंगे, 3 10 11 8 3। चूंकि नंबर छोटा था इसलिए डायरेक्ट मेथड यूज किए हैं। अगर कुछ पॉइंट डेसिमल में होता तो कोई दो मेथड स्टेप डेविएशन यानी विचलन विधि या पग विचलन विधि आप यूज कर सकते हैं। तो 50 का 3 में गुणा करेंगे 150, 60 का 10 में करेंगे 600, 70 का 11 में करेंगे 770, 80 का 8 में करेंगे 8 8 64 10, 9 3 27 10। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ते वक्त थोड़ा सा इत्मीनान से जोड़ें। ये तो दिया ये था 35 है और ये जोड़ा गया 3430। तो हम जानते हैं माध्य का फार्मूला होता है x बार से माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। तो x बार = 2430 था ये वैल्यू और fi है 35, डिवाइड करेंगे 69.428। ठीक है, तो 428 के जगह पे हम 43 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से 5वां क्वेश्चन आपका हो गया समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो क है
को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ये भी देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके द्विघात समीकरण से ही आया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है, यानी दो संख्याओं में जो बड़ी संख्या है x तथा छोटी संख्या y है। पहली शर्त क्या कह रहा था, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 180। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी शर्त से कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग था बड़ी संख्या के 8 गुनी, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के कितनी गुनी हो गया 8। इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, यही वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइन, और ये प्लस इधर आया क्या हो गया माइनस 180 इक्वल टू 0। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि द्विघात समीकरण आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8x को दो ऐसे भाग में तोड़ना है, गुणा करें तो 180 और घटाएं तो कितना आ जाए बाबू 8 आ जाए। तो 18 में 10 का गुणा करेंगे 180 और 18 में 10 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 18x में करेंगे माइनस 18x, माइनस का माइनस में होगा प्लस। ये बहुत बच्चे गलती करते हैं तो इसे ध्यान देंगे। माइनस का माइनस में होगा प्लस 10x माइनस 180 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। तो x जब कॉमन करेंगे तो x और माइनस क्या हो गया 18 प्लस इन दोनों में 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और फैक्टर का रूल ये कि लास्ट में क्या आना चाहिए सेम। अब जब x माइनस 18 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचा x और यहाँ प्लस का 10। तो एज यूजुअली प्लस वाला जब लेंगे तो x की वैल्यू माइनस आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18, यानी बड़ी संख्या कितना आ गया 18 और छोटी संख्या y स्क्वायर बराबर 8y है, तो 8 गुणे 8 यानी 64। तो स्क्वायर जब ट्रांसफर करेंगे अंडर रूट में 82 और पेयर बाहर आ गया 8, यानी बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, छठे का ख जो आपका है कह रहे दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 14 सेमी का क्या है आपका एक वर्ग है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रफली एक फिगर बना लिया है। हमको एरिया किसका निकालना, ये जो सैडेड पोर्शन है यानी सर्कल बनाने के बाद से जो एरिया बचा हुआ है, इस एरिया का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। और ए बी साथ में कह रहा है ABCD एक वर्ग है, तो दिया है ABCD एक क्या है वर्ग है और इसकी साइड 14 है। तो ओबीसी बात AB बराबर BC बराबर CD बराबर C, सारे साइड इक्वल होंगे। और अगर ये वर्ग ABCD है तो ABCD का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा यानी साइड इंटू साइड, यानी 14 गुणे 14 करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे। इस वीडियो को इंट तक देखें और अभी तक अगर शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों का तो एक बार जरूर कर दें। अगर ये वीडियो आप सिर्फ देख लेते हो तो आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें मेथड और पैटर्न पता चल गया। बहुत हो सकता है तो डिजिट बदल सकता है, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न तो यही रहेंगे। तो ये आप क्या के पूरे भाग का क्षेत्रफल ABCD इस पूरे, लेकिन हमको तो इस साइडेड पोर्शन निकालना है। तो अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से जो वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो हमको निकल जाएगा, पता चल जाएगा। क्योंकि ध्यान से देखो AB तुम्हारा क्या है, AB आपका भुजा है, मतलब साइड है इसका वर्ग। तो आधा अगर देखें तो यहां से लेके यहां तक 7 होगा और ये क्या होगा इसका व्यास होगा, यानी 14 का आधा हो गया। एक वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया, और एक वृत्त का है तो सब, चूंकि सभी सिमिलर हैं तो सबका व्यास 7 ही होगा। और इस प्रकार से त्रिज्या होता है व्यास के आधा यानी 7/2। तो अतः अगर हम इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल निकाले तो 4 गुणे कितना होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22 बट्टे कितना हो गया 7 पाई की वैल्यू। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 22/7 ही लेना है। आर स्क्वायर यानी 7/2 इंटू 7/2, 2 दूना 4 कट गया 7 से 7, 22 का 7 में गुणा करेंगे 154। अतः छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, टोटल क्षेत्रफल 196 था और वृत्तों का क्षेत्रफल 154 था, घटाएंगे कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने लगाया होगा तो आंसर आपको याद होगा। चलिए अब चलते हैं छठे का ग आपका, चूंकि एक क्वेश्चन आपका क्या है, छठे का जो ग है वो कंस्ट्रक्शन से है। कह रहा है 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेमी त्रिज्या के एक संकृत वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई बताइए। तो
तो ये कंस्ट्रक्शन का है, आई होप वो आप समझ गए होंगे। मैं सिर्फ इसमें कंस्ट्रक्शन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन को लिया हूँ। तो जो छठे का घ है, अगर उसे हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयों का एक क्या निकाला गया है। एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। ऊंचाई सेमी में दिया, लड़कियों की संख्या दी है ना। आपको कह रहा है माध्यक ऊंचाई यानी माध्यिका ज्ञात करना है। तो एज यूजुअल इसका भी साड़ी बनाना पड़ेगा और साड़ी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक बनाया गया है साड़ी। ऊंचाई दिया है सेमी में, लड़कियों की संख्या, और जब भी माध्यिका निकालना है तो आपको क्या निकालना होता है, संचयी बारंबारता। अब चूंकि दिया था 140 से कम, 145 से कम, तो मुझे कैसे पता चला कि 135 ही लेना है, क्योंकि 140 से कम दिया, उसके जस्ट बाद दिया था 145 से कम, तो यानी 5 का अंतर है, इसलिए 135 से 40, 140 से 45, 45 से 60, 55, 45 से 50, 50 से 55, 55 से क्या लिया गया है 60, और फिर 60 से 65। और लड़कियों की संख्या दे रखा है 4, 11, 29, 40, 46, 51। ठीक है। और संचयी बारंबारता निकाली गया। पहले नंबर को ऐसे लिखते हैं, दूसरी, अब पहले नंबर को लिख लिए, अगला नंबर उसमें ऐड करते हैं। 4 + 11 15, 15 में 29 जोड़ेंगे 44, 44 में 40 जोड़ेंगे 84, और फिर अगला नंबर यानी 84 में 46 जोड़ेंगे 130, और 130 में 51 जोड़ेंगे 100, आपका कितना हो जाएगा 81। तो सिग्मा एफ ये कितना हो जाएगा, ये और ये आपस में दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सिग्मा एफ या एन कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, परीक्षणों की संख्या 181 हो गया। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो n की वैल्यू 188 है। मेन हमें देखना है कि माध्यक वर्ग क्या होगा, माध्यक वर्ग क्या होगा। तो 181 है, 181 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 90.5, जो वर्ग अंतराल 155 से 160 में है। तो संचयी बारंबारता में देखिए 84 तो कम ही है, तो 130 के यानी 84 + 40 यानी 130 के अंतर्गत ही तो ये आएगा, और जिसके अंतर्गत आता है उसी के सामने वाले वर्ग को हम क्या कहते हैं, वर्ग अंतराल। तो उसी में जो सबसे निचला लिमिट होता है, लोअर लिमिट। अब कैसे वैल्यू क्या मानना है, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला होता है माध्यक का L + n/2 - CF/F × H। तो ये सारे वैल्यू चाहिए, तो सारे वैल्यू L में होता है निम्न सीमा, यानी माध्यिका वर्ग जो होती है, वर्ग अंतराल का निम्न सीमा, और उसी जो बारंबारता होता है उसी लाइन में वो फ्रीक्वेंसी हो जाती है F, और उसके जस्ट पहले वाले संचयी बारंबारता का CF लेते हैं। क्या लेते हैं, CF। H क्या होता है, दोनों वर्ग अंतरालों मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे H लेते हैं। तो सारी वैल्यू मिल गई हमें। अब जब सारी वैल्यू मिल गई तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। L हो गया 155, F हो गया 46, CF हो गया 84, H हो जाएगा 5। तो हम जानते हैं माध्यक का फार्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। L की वैल्यू है 155, n/2 हम निकाले हैं 90.5 - 84, CF क्या है 84/F, F है 46। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा गया है F 46 है। H की वैल्यू कितना है 5, तो अंतर निकालेंगे 6.5 आएगा, और ये गुणे 5, 155 लिखेंगे, और 6.5 का 5 में गुणा करेंगे 32.5 बट्टे 46। तो ये 155 बाई डिवाइड जब करेंगे 0.70 और जोड़ देंगे आ जाएगा 155.70। तो ये देखिए आपका 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, और कितना इजी स्टेप में सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सबसे बड़े मार्क्स वाले नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क और ख है, लेकिन क में 2 पार्ट है, तो दोनों में से किसी एक को करना है। ख में 2 पार्ट है, दोनों में से किसी एक को करना है। मैं आपको यहाँ दोनों बता दूंगा, आपको एग्जाम में जब देखेंगे क्वेश्चन जो आएगा उसके अनुसार लगाना होगा। तो हो सकता है इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, दोनों में से जो आपको इजी लगेगा वो करेंगे। यहाँ पे अगर हम सात्विक क की बात करें तो कह रहे हैं निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। 6 मार्क के क्वेश्चन है। तो इक्वेशन दे रखा है 10/x + y + 2/x - y = 4, और दूसरा है 15/x + y - 5/x - y = -2। तो इसे रैखिक समीकरण बनने के लिए आपको देखना होता है कॉमन पार्ट क्या है।
कॉमन पार्ट देखना होता है। अगर ध्यान दें तो 10/x + y 15/x + y यानी 1/x + y 1/x + y, और यहाँ 1/x - y 1 - x - y दोनों इक्वेशन में क्या है, कॉमन है। तो हम मान लेंगे 1/x + y, x और y को छोड़ के एक दूसरा वेरिएबल क्या मान लिए, ये मान लिए ए, इक्वेशन ए, और फिर मान लिए 1/x - y = b, इक्वेशन बी, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। लास्ट में अभी इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा और वहां से x और y की वैल्यू आएगा। ऐसा जब मान लिए हैं तो हम लिख सकते हैं 10/x + y + 2/x - y = 4। इसे हम लिख सकते हैं 10 × 1/x + y, क्योंकि 10 1 जा 10 और फिर 1 का करेंगे तो सेम यही चीज है, इसी को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है। फिर इसे लिख सकते हैं 2 × 1/x - y। क्यों तोड़ा गया, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है और वो रखने के लिए तोड़ के दिखाया गया = 4। तो 1/x + y की वैल्यू ये है तो हो गया 10a, और 1/x - y की वैल्यू v है तो 10a + 2b = क्या आ गया, 4। और जब कभी भी मैंने बताया है कि अगर इक्वेशन की वैल्यू छोटा कर सकते हैं तो करेंगे, तो देख रहे हैं कि दोनों में मतलब दोनों साइड में हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 = 2, इक्वेशन क्या मान लिया गया, 4। ठीक है। और दूसरा इसी प्रकार से 15/x + y - 5/x - y = -2 है। तो एज यूजल 1/x + y की वैल्यू ये है 1/x माइनस, यानी 15a - 5b = -2। अब देखिए दोनों साइड में कुछ कॉमन नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 व इक्वेशन मतलब समीकरण 1 व समीकरण 2 से 5a + b = 2 और 15a - 5b = -2। और इक्वेशन सॉल्व करते वक्त बताया गया था कि या तो हम पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं या तो दूसरे को। तो देखते हैं आसान क्या है। तो आसान है यहाँ पे b के गुणांक को बराबर करना, यानी इक्वेशन 1 में हम सिर्फ 5 से गुणा कर दें, आसानी से इक्वल हो जाएगा। और जब लिखे हैं समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पे, यानी पूरे टर्म में करेंगे 5 5 जा 25 और 5b और 5 2 जा 10। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें 5 3 जा 15 5 5 जा 20, सॉरी इसमें तो मल्टीप्लाई किए नहीं है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ सिर्फ चेंजिंग किसमें हुआ, 1 में। 2 को 15a - 5b - 2 को लिख दिया गया है। तो अब ये प्लस है माइनस है, अगर सेम चीज जिसकी वैल्यू सेम है अगर उनके चिन्ह सेम है तो जोड़ते हैं, तो +5 - 5 कट गया 0, 25 और 15 आपका 40a, और 10 में से -2 यानी जब जोड़ेंगे तो 8 बचेगा। तो नीचे जाएगा 8/40, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ गया 1/5। और अब a की वैल्यू जब 1/5 आ गया तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 5a + b = 2, तो 5a यानी 5 से 5 कैंसल प्लस b, यानी कि वहां बचा 1 + b = 2, तो ये 2 है प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, 2 में से एक घटाएंगे यानी b की वैल्यू क्या आ गया, 1। अब क्या करेंगे, a भी निकल गया b भी निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण a व समीकरण b से। समीकरण a की स्टार्टिंग में आपको याद होगा हमने क्या माना था, 1/x + y = 1/5, और समीकरण b था 1/x - y = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई जब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + y का 1 में हुआ x + y और 1 का 5 में होगा 5, और यहाँ भी वही प्रोसेस, x - y का 1 में होगा x - y और 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, क्योंकि हम 2 तक पहले मान चुके हैं। समीकरण 3 व समीकरण 4 से x + y = 5, x - y = 1। तो मैंने बताया y ये प्लस माइनस है, अगर सेम है साइन तो घटाते हैं, लेकिन अपोजिट साइन है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तभी तो कटेगा। x 2x हो गया, 5 1 6, 2 से काट दिए कितना आ गया, 3। चाहे 3 में चाहे 4 में जब रख देंगे x की वैल्यू 3, जैसे 3 + y = 5 तो 3, यानी 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 2। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, देखने में बस बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं, स्टेप बाय सॉल्व करते जाएंगे आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 7वीं का ही क का ये अथवा वाला क्वेश्चन है। ये क्या है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हमेशा वर्तमान आयु मानना पड़ता है। तो हम मानेंगे रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, आप x की जगह पे y z a b c d कुछ भी मान सकते हो।
अगर हम प्रश्नानुसार देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो निकालना पड़ेगा ना 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। अगर आपकी वर्तमान आयु अभी कहा जाए एक्स है 3 वर्ष पहले, तो एक्स माइनस 3, यानी जो भी उसमें से 3 घटा देंगे तो 3 वर्ष पहले हो गया। इसी प्रकार से 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु अगर पूछा जाए, यानी 5 वर्ष बाद अब से, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा 5 वर्ष। अब क्वेश्चन में ये कह रहा था इनकी आयु के व्युत्क्रमों का योग, तो एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम 1/x माइनस 3 और x प्लस 5 का व्युत्क्रम 1/x प्लस 5, इनका जो सम है वो कितना है 1/3 के बराबर है। क्वेश्चन में दिया है, ये वैल्यू क्या है दिया है और ये वैल्यू हमने क्या किया निकाला है। ठीक है, अब सॉल्व करिए। x माइनस 3 और x प्लस 5 की जो वैल्यूज आएंगे, फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस 5 की आएगा, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। 1 का x प्लस 5 में हो गया x प्लस 5, x माइनस 3 का 1 में हो गया x माइनस 3, x और x 2x हो गया, 5 में 3 को घटाएंगे 2। ठीक है, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स में हुआ एक्स स्क्वायर, एक्स का 5 में होगा 5x, माइनस 3 का एक्स में हुआ 3x, माइनस का प्लस में होगा माइनस 3 5 15 इक्वल टू 1/3। तो फिर यहाँ पे भी क्या किया गया, क्रॉस अभी मल्टीप्लाई अभी नहीं किया गया है, एक ही स्टेप बाद इसको लिख दिया गया एक्स स्क्वायर, 5 में 3 सब्ट्रैक्ट किया गया 2 माइनस 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 का 1 में होगा तो यही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 2x प्लस 2 का 3 में होगा तो 3 2 6 और 3 2 6। ठीक है, 6x प्लस 6, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 6x प्लस है माइनस 6x, एक्स स्क्वायर लिखा गया है प्लस 2x है माइनस 6x तो माइनस 4x, और ये माइनस 15 है और माइनस 6 है, तो 15 और 6 कितना हो गया 21। इसका जब फैक्टर आप करेंगे तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि आई होप आप कर सकते हैं। गुणा करने पे क्या लाना है 21 और माइनस से सब्ट्रैक्ट करने 4, 7 3 की 21 और 7 में 3 घटाएंगे 4, तो x माइनस 7 एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यानी कि इसको जीरो के बराबर लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगा माइनस में आएगा, माइनस किसी का उम्र होता नहीं है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 7। यानी कि रहमान की जो वर्तमान आयु था कितना था 7 वर्ष था। ठीक है, तो देखिए 6 नंबर का ये भी है, लेकिन कितना इजी स्टेप में लग गया। अब 7वें का ख पे चलते हैं। 7वें ख में भी 2 पार्ट है और दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब 6 नंबर के हैं और आप देख सकते हैं कितने इजी हैं। देखो कह रहा है एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण मतलब व्यक्ति ऊपर से देख रहा है 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिली भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुमंजिली भवन कह रहा है तो भी सी बात है, इधर हम मान लेंगे कि ये बहुमंजिली भवन है, इसके सामने एक मंजिली है तो भी सी बात है वो छोटा होगा, तो ये बहुमंजिली भवन मान लिया गया और इसके सामने एक 8 मीटर का बनाया गया छोटा सा भवन। अब कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, एक बार इसके छत को, यानी इसके किसको देख रहा है शिखर को, और फिर इसके तल को। तो जब शिखर को देख रहा है तो 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा है, यानी ऊपर से देख रहा है तभी तो, और फिर जब इसके तल को देख रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है 45 डिग्री का। तो कुछ कॉन्सेप्ट लेके हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको पता एक छोटा भवन है, एक भवन है 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके इसका भी जो हाइट होगा वो भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जब h माने हैं पूरे भवन की बहुमंजिली इमारत का, तो अगर सिर्फ c से d की हाइट निकालें तो टोटल में से 8 निकाल देंगे, यानी h माइनस कितना आ जाएगा 8। और दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछा है, तो हम मान लेंगे कि दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना है x मीटर है। तो ओवरऑल ऑफ सॉल्यूशन ये तो फिगर है, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का वो भी ऊंचाई और दूरी से सॉल्व कर रहे हैं तो बिना फिगर समझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो माना बहुमंजिली भवन की ऊंचाई h मीटर है, पूरे बहुमंजिली भवन की ऊंचाई h मान लिए, और ये जब 8 था तो h माइनस कितना हो गया 8 हो गया। अब किसी एक ट्रायंगल को पहले लेंगे, हमने लिया है त्रिभुज ABD में, तो एंगल 45 लेंगे, और चूंकि tan थीटा हम देखते हैं कि किनके बीच का रेशियो, तो अगर ये एंगल है तो ये लंब होगा और ये क्या आधार, तो सिर्फ tan थीटा ले सकते हैं या cot थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी लंब बट्टे आधार। थीटा की वैल्यू है 45 अंश, बेस पूरा यानी B से D तक का h है और आधार आपका x है। ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1 h/x, x का गुणा 1 में करेंगे x बराबर h। अभी इस इक्वेशन का आगे काम आएगा।
इसी प्रकार से अब तो हो गया, अब ले लेंगे क्या, ई सी डी या सी डी ई भी आप लिख सकते थे। तो सी डी ई जब लोगे फिर वही, ये आपका लंब है और ये आधार है। अगर ये एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से लेके ये दूरी भी कितना होगा, एक्स मीटर ही होगा। ठीक है, तो फिर लिखे हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर अब है h माइनस एक्स और बेस क्या है आपका x ही है। तो यहाँ देखेंगे अब एंगल 30 डिग्री है, तो tan 30 h माइनस 8 बाई एक्स, 30 की वैल्यू 1/√3 और h माइनस एक्स बाई एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का h में करेंगे √3h, 8 का √3 में करेंगे 8/√3 और बाई h का 1 में होगा h ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर है, h के बराबर है, तो यहाँ रख दिया गया है। अब दोनों में हम क्या देख रहे हैं कॉमन, ये प्लस है इधर भेज दिया √3h, प्लस है माइनस h हो गया, माइनस है इधर आया प्लस 8/√3। अब दोनों में हमने कॉमन कर लिया है h, तो h जैसे ही कॉमन करेंगे बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8/√3। अब ये नीचे भेजेंगे h इक्वल्स टू 8/√3 बाई √3 माइनस 1। अब हर का हम क्या कर दे रहे हैं, परिमेयीकरण। तो परिमेयीकरण क्या है, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस से, √3 प्लस 1 और फिर √3 प्लस 1 से नीचे भी। तो 8/√3 का जब √3 प्लस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 8 को बाहर आने दिए, √3 का √3 में हुआ तो हो गया 3 और फिर √3 का 1 में हो गया √3। नीचे क्या हुआ है, नीचे हो गया e माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको ऐसे ही लिखा गया, a √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ठीक है, और h इक्वल्स टू 8, 3 प्लस √3, 3 में से 1 सब टेक किए 2, 2 से काट दिए 4, यानी h इक्वल्स टू 4 इन ब्रैकेट 3 प्लस √3। ये ऊंचाई भी बहुमंजिली भवन का होगा और दोनों भवनों के बीच का दूरी भी होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू क्या है, h आया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स में टोटल इतने क्वेश्चन होंगे और इसी प्रकार से आएंगे, तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लें कि आप एग्जाम में जाएं तो आसानी से पैटर्न आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से लिखना है। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। 7वें का ही ख का जो अथवा वाला पार्ट है, कह रहा है ये भी ऊंचाई और दूरी का ही है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज की लंबाई और बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि एक भवन है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। तो हमने BC एक भवन बना लिया है और एक बिंदु कोई P मान लिया है। तो इस भवन का, इस बिंदु से इस भवन का पहले उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। अब इस भवन के ऊपर एक क्या लगाया गया, झंडा लगाया गया है। तो इस झंडे से कह रहा है कि उस बिंदु P से जो उन्नयन कोण है, क्या है, उन्नयन कोण की बात तो नहीं कहा है, केवल भवन के लिए उन्नयन कोण दिया है और यहाँ पे भी उन्नयन दे दिया है, सॉरी। तो P से कह रहा है कि ये झंडे का जो उन्नयन कोण 45 अंश है। तो बताना है कि P से इस बिंदु यानी इस भवन का दूरी कितना है और इस झंडे की ऊंचाई। तो हमने क्या मान लिया, झंडे की ऊंचाई h है और P से इस भवन की दूरी कितनी है, x मीटर है। ठीक है, मान लेंगे, माना ध्वज दंड की लंबाई h मीटर तथा बिंदु P से भवन की दूरी x मीटर है। अगर सेंटीमीटर में माप देगा तो सेंटीमीटर में मानेंगे। लिखेंगे त्रिभुज PBC tan थीटा, क्योंकि हम देख रहे हैं लंब दिया है, आधार दिया है, लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू 30 है तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 10 बाई एक्स। 30 की वैल्यू 1/√3 10 बाई एक्स, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। x की वैल्यू √3, 10 क्या आ गया 3। लेकिन आपके क्वेश्चन में दे रखा था √3 की वैल्यू 1.732 लेना है। अगर नहीं कहता तो 1.73 या सिर्फ 10 भी लिख के आप छोड़ देते, लेकिन दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट एक और आ गया, यानी 17.32 मीटर। एक इसकी वैल्यू आ गया, x की वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज PBD। कौन सा लिया जा रहा है, PBD यानी बड़ा वाला। तो अब ये पूरा लंब की वैल्यू क्या होगा, h + 10, क्या होगा, h + 10, वही लिया गया है। tan 45 बराबर परपेंडिकुलर क्या था, 10 + h और बेस तो x ही है।
x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 10√3 भी ले सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं 10√3। तो जब 10√3 लेंगे और 45 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो 10 + h = 10√3। h = ये प्लस इधर आएगा माइनस, यानी 10√3 - 10। दोनों में जब 10 कॉमन करेंगे, h = 10 √3 माइनस क्या हो गया 1, और √3 की वैल्यू 1.732, तो 10 इन ब्रैकेट 1.732 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा 0.732, और मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 7.32 मीटर। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में सभी क्वेश्चन को आसानी से इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कमेंट में जरूर एक बार अपना सजेशन दे, वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।